एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सायून के ऑफिस में जो ब्लास्ट होता है उसके थोड़ी देर पहले से, जहाँ पर हम देखते हैं कि सायून और उसके सभी स्टाफ मेंबर्स किडनैपर की कॉल को ट्रेस करने में लगे हुए होते हैं। तभी उनके ऑफिस के बाहर एक मिस्टीरियस पर्सन को दिखाता है जो कि अपना फेस पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ था और वो एक डिलीवरी वाले पर्सन के रूप में यहाँ पर आता है। और फिर वो सायून के बिल्डिंग के बाहर एक पिज़्ज़ा का पार्सल रखता है और वो वहाँ का डोरबेल बजाकर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि एक स्टाफ मेंबर उस पिज़्ज़ा के पार्सल को अंदर ले आता है और जैसे ही वो उसे ओपन करता है उसी टाइम पर सायून को किडनैपर का कॉल आता है। मीन्स हीजू कॉल करती है और फिर वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। सायून की जब आँख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है और फिर उसका असिस्टेंट दोजी भी वहीं पर होता है। उसका असिस्टेंट दोजी उसे बताता है कि किसी ने उनके ऑफिस के बिल्डिंग में एक्सप्लोजन कर दिया है। सायून उससे बाकी टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है जिस पर दोजी उसे बताता है कि किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं है और सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसका असिस्टेंट उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर वो किडनैपर एक डिलीवरी बॉय के रूप में आता है और वो कैमरे की तरफ देखकर सायून को प्रोवोक कर रहा होता है कि वो उसे मार देगा, जिसे देखकर सायून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन चेक करता है जहाँ पे उसके सिक्योरिटी गार्ड का उसे मैसेज आता है कि हीजू सेफली घर पहुँच गई है, जिसे देखकर सायून तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और फिर सायून गुस्से में अपना इंजेक्शन रिमूव कर जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट दोजी उसे रोक कर कहता है कि पुलिस अपना काम कर रही है इसलिए हमें इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में पता चल गई तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जिस पर सायून बोलता है कि ये किडनैपर मुझे चैलेंज कर रहा है और वो मेरे इतने पास आकर मेरे कलीग्स और बाकी स्टाफ मेंबर्स को चोट पहुंचा रहा है, इसलिए मुझे अपने आप को बिना एक्सपोज किए मैं उसको सबक सिखाकर ज़रूर रहूँगा। और हमें पता चलता है कि सायून ने ही जो किडनैपर ने धमकी भरा कॉल किया था उसका कुछ पार्ट वो मीडिया को दे देता है, जो कि उसे टीवी पर दिखा देती है, जो कि हीजू देख लेती है और वो तो टोटली शॉक हो जाती है और उसके हाथ से वो ग्लास गिर जाता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सायून भी वहाँ पर आ जाता है जिसके कपड़ों पे खून लगा होता है और उसका कपड़ा तो काफ़ी गंदा होता है। और फिर वो हीजू की तरफ बढ़ा होता है और वो हीजू को कैरी करके डाइनिंग टेबल पे बैठा देता है और उसके कपड़ों को हटाकर उसका मोल चेक करने लगता है और वो हीजू को कैरी करके अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ पर हीजू उसे डायरी में लिखकर पूछती है कि क्या उसे कहीं पर चोट लगा है, जिस पर सायून उसे बोलता है कि हाँ किसी ने उसके ऑफिस में बॉम्ब रख दिया था जिसकी वजह से वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था। फिर हीजू उसे डायरी में लिखकर पूछने ही वाली होती है कि क्या वो किडनैपर था, तभी सायून उससे वो डायरी छीन लेता है और वो बोलता है कि अब मैं तुमसे क्वेश्चंस करूंगा और तुम उसका आंसर करोगी। और फिर वो हीजू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है उस किडनैपर के बारे में, जिस पर हीजू ना बोलती है तो सायून उसके थोड़ा करीब आता है और फिर वो उससे बोलता है कि फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है, इवन तुम्हारी पर्सनल चीज़ों के बारे में भी। हीजू तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि सायून उसका ड्रेस हटाकर वो मोल चेक करने लगता है। हीजू सोचती है कि कहीं वो उससे उस पिक्चर के बारे में ना पूछ ले। अभी जो सायून को थोड़ा धक्का देती है और फिर वो उससे डायरी में लिख के पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो और आखिर तुम क्या चेक करना चाहते हो। पहले तो इस किडनैपर ने मुझे किडनैप किया और फिर वो तुम पर अटैक कर रहा है और आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर सायून बोलता है कि क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या चेक करना चाहता हूँ। तभी इस सायून को उसके असिस्टेंट दोजी का कॉल आता है जिस पर वो हीजू का ड्रेस ठीक करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हीजू तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करती है कि आज वो बच गई। उनका असिस्टेंट दोजी से बताता है कि पुलिस ने उन्हें बोला है कि ये काम किसी सीरियल आर्सनिस्ट का है जो पिछले 6 महीनों से उस एरिया में काफ़ी बार आग लगा चुका है। जिस पर सायून उसे बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी किडनैपर का है जो कि सीरियल आर्सनिस्ट के आड़ में आकर ये सब कर रहा है। सायून असिस्टेंट को बताता है कि जब वो किडनैपर के साथ कॉल पे था उसी टाइम बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, मीन्स उस किडनैपर का कोई ना कोई साथी ज़रूर है। इधर हम हीजू को देखते हैं जो कि सायून की बातें बाहर से छुपकर सुन रही होती है और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है वो हॉल में आकर टूटे ग्लास के टुकड़े उठाने लगती है। तभी सायून वहाँ पर आता है और वो उससे उसका फ़ोन लाने के लिए बोलता है, जिस पर हीजू अपने रूम में जाती है और पहले तो वो किडनैपर के फ़ोन से अपनी सारी पिक्चर्स को डिलीट करती है और फिर वो उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके टेबल के अंदर छुपा देती है और फिर वो अपना फ़ोन लाकर सायून को दे देती है। सायून बोलता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चेक करने के लिए भेजना होगा क्योंकि मुझे शक है कि कहीं तुम्हारा फ़ोन भी हैक ना हो गया हो और मैं उसे चेक करके तुम्हें वापस कर दूँगा। और वो हीजू को साथ ही में बोलता है कि वो अपना ख्याल रखे और वो घर पर रहे। दूसरी तरफ हमें हीजू और सायून के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सायून के डैड मिस्टर हंग को जो कि आने वाले इलेक्शंस में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और इधर हम देखते हैं हीजू के स्टेप डैड जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं। और यहाँ पर हम सायून और हीजू के मदर्स को देखते हैं जिनमें फिर से किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किडनैपर को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। जैसे ही वो उस मैसेज को ओपन करता है उसमें सायून के साथ हुए इंसिडेंट की फुटेज होती है, जिसे देखकर वो किडनैपर बोलता है कि क्या मास्टर आपको इसके बारे में पता चल गया, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो किडनैपर अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो मिला हुआ है। फिर वो शख्स उस किडनैपर को टाइप करके बोलता है कि अब से तुम जो भी करोगे तुम अकेले नहीं करोगे, जिस पर किडनैपर तो बहुत ही डेंजरसली हंस रहा होता है। इधर सायून हीजू का फ़ोन चेक कर रहा होता है, तभी वो चैट में संगू का नाम देखता है, इसलिए वो तो थोड़ा जलेसली उनके चैट्स को पढ़ने लगता है, जहाँ पे संगू ने
ने हीजू को रिसेंटली में उनके कॉलेज टाइम की एक पिक्चर भेजी थी, जिसमें वो नूरी ड्रीम सेंटर नाम की एक ऑर्फनेज में बच्चों के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, जिसे देखकर सायुन को तो थोड़ा जेलस फील होता है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि यूरी और संगू अपने क्राइम शो के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने बाकी कलीग्स के साथ बैठे होते हैं, जिस पर एक कलीग संगू से पूछता है कि क्या तुमने अपने बारे में हमें अपनी सारी बातें बता दी हैं, जिस पर संगू बोलता है कि एक बात है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। सांगू ने बताता है कि वो एक नूरी ड्रीम सेंटर नाम के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और 20 साल पहले वो ऑर्फनेज जिस एरिया में था उसकी थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही वेल्दी फैमिली का एक मेंशन था, और वो इस मेंशन के अंदर एक दिन चला गया जहाँ पर उसे एक बच्चा मिला जो कि हमेशा अपने फेस पर एक मास्क लगाया रहता था, और धीरे धीरे उसकी उससे दोस्ती हो गई। वो उसे अपने रूम में ले जाता जहाँ पे अनगिनत टॉयज़ होते हैं और फिर वो दोनों साथ मिलकर खेलते हैं, और अंगू रोज उनके मेंशन में खेलने आता है। लेकिन वो बोलता है कि एक दिन मैंने उस मेंशन में ऐसा कुछ भयानक देख लिया जिसके बाद मैं उस मेंशन में कभी वापस नहीं गया। यहाँ पर यूरी और उसके कलीग्स उसकी बात को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुन रहे होते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुमने उस मेंशन में ऐसा क्या देख लिया। तभी संगू उन्हें बताने वाला होता है तो उसका कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि सायुन उसी ऑर्फनेज के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी संगू का मैसेज आता है जो कि हीजू को कल लंच के लिए इनवाइट करता है, और उसने एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भी भेजा था, जिस पर सायुन उस रेस्टोरेंट के लोकेशन को चेक करने लगता है। तभी उसे यूरी का मैसेज आता है जो कि उसे बोलती है कि होप आपका दिन अच्छा हो एंड एंजॉय योर लंच। यूरी सायुन की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, इसलिए वो उसे ऐसे मैसेजेस भेजते रहती है। और फिर सायुन को एक आइडिया आता है और वो यूरी को उसी रेस्टोरेंट में आने के लिए इन्वाइट कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि संगू और हीजू लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूरी आती है और फिर वो दोनों को जानती है, इसलिए वो आके उनसे बात करने लगती है और वो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर संगू ने बताता है कि वो लोग कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज वो यहाँ पर डिनर करने का प्लान किए हैं। जिस पर यूरी भी बताती है कि आज मैं भी यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ आई हूँ लंच पर, और वो अपने गेस्ट के बारे में बताते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो बोलती है कि जब मेरे गेस्ट आए तो प्लीज़ उन्हें घूरना नहीं क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, और वो एक्साइटेड होकर जाकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सायुन की एंट्री होती है उसी रेस्टोरेंट में, और यूरी उसे उठकर हाय बोलती है। तो संगू और हीजू भी पीछे मुड़कर देखते हैं, जहाँ पर हीजू सायुन को देखकर अपने आप को छुपाने लगती है और वो यही विश कर रही थी कि कहीं सायुन उसके पास ना आ जाए। जिस पर हम देखते हैं कि सायुन यूरी की टेबल से पहले हीजू के टेबल पर रुक जाता है और फिर वो बोलता है इंटरप्रेटर होंग हीजू, और इसी के साथ सीन कट होता है। और यहाँ पे हमें सायुन के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी बिल्डिंग के नीचे से कुछ आवाज़ आती है, जिस पर वहाँ पे वो दोजी देखता है कि किसी ने डस्टबिन में आग लगा दिया है, और वो लोग जल्दी से नीचे जाते हैं, जहाँ पर दोजी एक मास्क मैन को देखता है जो कि खुद को छुपा रहा होता है, इसलिए दोजी उसके पीछे भागने लगता है और बहुत ज़्यादा भागने के बाद वो किसी तरह उस मास्क मैन को पकड़ ही लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी सांगू हीजू के लिए खाने को स्मॉल पीसेस में कट करता है और वो उसे सर्व करता है, जिसे देखकर सायुन को तो बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि यूरी सायुन से पूछती है कि वो हीजू को कैसे जानता है। यूरी बोलती है कि वो सांगू के साथ में वर्क करने वाली है, इसलिए वो उससे जानती है और वो हीजू के साथ वर्क कर चुकी है, और सांगू और हीजू कॉलेज फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से जानते हैं। तो वो सायुन से पूछती है कि वो हीजू को कैसे जानता है, तो जिस पर सायुन से बोलता है कि ब्रिटिश एम्बेसी इवेंट में हीजू ने उन्हें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के में हेल्प की थी। जैसे ही संगू सायुन को ड्रिंक सर्व करने जाता है, सायुन अपना ग्लास पलट लेता है और फिर वो बोलता है कि वो मॉर्निंग के टाइम में ड्रिंक नहीं करता है। इससे संगू को अच्छा नहीं लगता है, तो हीजू अपना ग्लास आगे कर देती है और संगू उसे ड्रिंक सर्व कर देता है। ये सब देखकर सायुन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और वो देखता है कि वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। फिर सायुन संगू से क्वेश्चंस करने लगता है प्रोफेशन के बारे में, और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो, जिस पर संगू से बोलता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है और हीजू तो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। और फिर वो बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है, और ऐसा बोलकर वो टेबल से उठ जाती है और वो साथ ही में सायुन को इशारे में बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन सायुन उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद सायुन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ता है, और फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो सीरियल आर्सनिस्ट पकड़ा गया है जो 6 महीने से आग लगा रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं है जो हमारे बिल्डिंग में आग लगाया है। जिस पर सायुन उसे बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये उसी किडनैपर का काम है।
हीजू सायुन के पीछे ही खड़ी होती है और फिर वो सायुन से उसका फ़ोन ले लेती है और वो टाइप करके उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें अपना फ़ोन हैक्ड है या नहीं ये चेक करने के लिए दिया था, ना कि मुझ पर नज़र रखने के लिए। जिस पर सायुन उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिस पर हीजू बोलती है कि क्या तुम्हें मुझ पर और संगू पर डाउट है, अगर तुम्हें डाउट भी है तो संगू उस टाइप का इंसान नहीं है। वो लिखने ही वाली होती है कि सायुन से वो फ़ोन छीन लेता है और सायुन हीजू से पूछता है कि क्या तुम संगू को इतनी अच्छी तरीके से जानती हो, अगर तुम उससे इतनी अच्छी तरीके से जानती हो तो फिर मेरा क्या, हम तो एक दूसरे के साथ 20 साल से रह रहे हैं, तो बताओ तुम मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानती हो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। और ऐसा बोलकर सायुन वहाँ से चला जाता है। इस पर तो हीजू सोच ही में पड़ जाती है कि आखिर क्या सायुन क्या सोच रहा है। तभी उसे उसके डायरेक्टर का मैसेज आता है जो कि उसे ऑफिस बुलाती है और यहाँ हम देखते हैं सायुन को जो कि संगू से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद हीजू वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि उसे ऑफिस में कुछ काम है इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। हीजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से इंटरव्यू के लिए लेटर आता है जिस पर उसकी डायरेक्टर से बोलती है कि उसे ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि उसने सायुन की वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस की है और उसका इंटरव्यू उसके साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग से ज़रूर सिंक हो जाएगा। यहाँ पर सायुन दोजी को संगू का बिजनेस कार्ड देकर उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, जिस पर दोजी उसे बताता है कि संगू एक प्रोफेशन से डॉक्टर है और वो एक यूट्यूबर भी है जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं और इसकी फिजिक भी बहुत अच्छी है और ये लड़कियों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिस पर सायुन उसे पूछता है कि ये लड़कियों के बीच में इतना पॉपुलर क्यों है। दोजी उसे बताता है कि डॉक्टर होने के बावजूद भी वो वर्कआउट के वीडियोस अपलोड करते रहता है और उसकी बाइसेप्स भी बहुत अच्छी है। सायुन दोजी को समझ जाता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और फिर वो दोजी को बोलता है कि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। यहाँ पर हीजू पार्किंग लॉट में अपनी कार लेने आती है और फिर वो कार में बैठकर जाने वाली होती है, तभी गैराज का गेट बंद हो जाता है जिसे देखकर हीजू तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर कार ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर किडनैपर के फ़ोन से एक गाना प्ले होने की रिक्वेस्ट होती है जिसका थीम सॉन्ग होता है कॉल मी नाउ, जो देखकर हीजू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी कार रोल होने लगती है और फिर वो कार नीचे आ जाती है और एग्जिट गेट खुलता है। जैसे ही एग्जिट गेट खुलता है गार्ड उससे माफ़ी मांगता है ये बोलते हुए कि मुझे लगा था कि आप चली गई हैं। तभी हीजू जल्दी से अपना कार ऑन कर चली जाती है। हीजू घर आती है और फिर वो किडनैपर का फ़ोन ऑन करती है और वो सोचती है कि क्या किडनैपर को पता है कि ये फ़ोन मेरे पास है और क्या वो चाहता है कि मैं उसे कॉल करूं। हीजू को सायुन की आने की आवाज़ आती है, तभी वो गेट से बाहर निकलती है। तभी सायुन उसे उसका फ़ोन देते हुए बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन हैक नहीं है और फिर वो हीजू से पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर हीजू बताती है कि वो कन्वीनियंट स्टोर से बियर और आइसक्रीम लेने के लिए जा रही है, जिस पर सायुन बोलता है कि मैं ले आऊँगा और फिर वहाँ से चला जाता है। सायुन को जाता हुआ देखकर हीजू से किडनैपर बनकर कॉल करती है और वो उससे बोलती सायुन को बोलती है कि तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया इसलिए मैंने वो ब्लास्ट किया और फिर वो उससे पूछती है कि उसने अभी तक क्या डिसाइड किया, जिस पर सायुन बोलता है कि मेरे हीजू को छोड़ने पर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा, जिस पर हीजू सोचने लगती है कि किडनैपर को इस बात से क्या फ़ायदा हो सकता है। सायुन उससे बोलता है कि मेरे हीजू को डाइवोर्स देने पर आखिर तुम्हें क्या ही हासिल हो जाएगा, जिस पर हीजू बोलती है कि आखिर तुम उससे प्यार नहीं करते और तुम उससे बिना प्यार के शादी की हो इसलिए तुम उससे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। तो जिस पर सायुन उससे बोलता है कि मैं उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी बातों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और फिर वो कॉल कट कर देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सायुन बियर और आइसक्रीम लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो हीजू से बोलता है कि वो उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं देगा, जो सुनकर हीजू तो टोटली शॉक हो जाती है। फिर सायुन उसे बोलता है कि जस्ट इन केस अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो तुम उसकी बातों में मत आना। और सायुन बोलता है कि कोई भी स्कैंडल हो या र्यूमर हो मेरा नाम कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। और फिर वो हीजू के पास आता है और उसके होठों पर लगा दूध साफ करता है और फिर वो उसे बोलता है कि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू के लिए रेडी रहना और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हीजू से रोककर बोलती है कि अगर मैं उस प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरप्रेटर बन गई तो फिर मेरा नाम और मेरा चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। तो जिस पर सायुन बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हो, तुम्हें तो इस बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिस पर हीजू बोलती है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होती है, मैं किसी का चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि वो इंसान क्या सोच रहा है। जिस पर सायुन उसके करीब आता है और फिर वो से बोलता है कि ठीक है तो ये बताओ कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिसने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन ये बात सच है कि हम दोनों एक स्ट्रेंजर्स की तरह इस घर में रहते हैं, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बाहरी आदमी हमारे बारे में इतना सब कुछ बोले और मैं उससे बस ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ऐसा बोलकर सायुन हीजू के रूम में चला जाता है, जिस पर हीजू भी उसके पीछे आती है तो देखती है कि सायुन उसके बेड पर लेटा हुआ है और फिर वो हीजू को अपने बेड पर लेटने के लिए बोलता है और वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं नहीं काटूंगा और फिर वो लाइट्स ऑफ कर देता है। हीजू लाइट्स ऑन करती है तो फिर सायुन उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें कहीं ये डर तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा, अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। और फिर वो उसे बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ सोकर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, जिससे हीजू तो चिढ़ जाती है और फिर वो जाकर सायुन से उसका पिलो छीन लेती है और वो सो जाती है और वो अपना फेस अदर साइड में करने वाली होती है। तभी सायुन उसे अपना फेस अपने साइड में करने के लिए बोलता है। सायुन उसे बोलता है कि वो किडनैपर मेरे ऑफिस के बारे में जानता है तो ज़रूर वो घर के लोकेशन के बारे में भी जानता होगा, इसलिए हमारा घर भी सेफ़ नहीं है, इसलिए आज रात के लिए सारी चिंताएं छोड़कर तुम सो जाओ और अपने किडनैपिंग वाले दिन के बारे में भी भूल जाओ। जिस
जिस पर हीजू सोचती है कि क्या मैं सब कुछ भूल जाऊँ, इस दिन तुमने जो कहा था क्या मैं उसे भी भूल जाऊँ। और फिर हम देखते हैं कि नर्सिंग होम से वो किडनैपर हीजू के डैड को ले जाता है और फिर वो थोड़ी ही दूर पर जाकर उनके फ़ोन से हीजू को वीडियो कॉल करता है। जैसे ही हीजू वो कॉल उठाती है वैसे ही हमें किडनैपर का फेस दिखाया जाता है, जिसकी आइज़ कलर डिफरेंट होती है और वो थोड़ा स्टैमर्ड हो रहा होता है। हीजू उसकी आवाज़ सुनकर पहचान जाती है कि वो किडनैपर है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है अपने डैड के लिए। किडनैपर उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा फ़ोन तुम्हारे ही पास है और तुम उस फ़ोन को यूज़ करके सायून को धमकी दे रही हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। किडनैपर बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं वो फ़ोन लेने के लिए घर पर आ जाऊंगा, जिस पर हीजू डर के बताती है कि वो सायून से डाइवोर्स लेना चाहती है। जिस पर किडनैपर तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि मुझे तुम पसंद आई, आखिर मेरा और तुम्हारा गोल सेम ही है, इसलिए तुम सायून को उस फ़ोन से धमकी देते रहो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी और रुक गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और फिर वो अपने फ़ोन से कुछ अपने हैंकी में टूटे हुए दांत दिखाता है, जिसे देखकर हीजू डर जाती है कि कहीं उसने उसके फादर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। फिर हीजू जल्दी से नर्सिंग होम में जाती है जहाँ पे उसके फादर बेहोश होते हैं और एक नर्स उन्हें बताती है कि वो उसके फादर को टहलाने के लिए ले गई थी, लेकिन जब वो दूसरे पेशेंट को देखने जाती है तब उसके डैड वहाँ पर नहीं होते हैं और वो काफ़ी दूर नर्सिंग होम से मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो हीजू को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। हीजू जब पुलिस के साथ में कार में होती है तो उनकी रेडियो भी ख़राब हो जाती है, जिसे देखकर हीजू तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे किडनैपर की धमकी याद आ जाती है। फिर वो पुलिस को कार रोकने के लिए बोलती है और फिर वो कार से बाहर निकलकर बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है अपनी सिचुएशन के बारे में सोचकर। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की कार आती है, सायून की एंट्री होती है, जिसे देखकर पुलिस वाले उसे सैल्यूट करते हैं। सायून उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर उन्हें जाने के लिए बोलता है, जिस पर वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाना होगा। जिस पर सायून बोलता है कि मैं खुद इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए लाऊंगा। जिस पर पुलिस बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपका इनके साथ क्या रिलेशन है। जिस पर सायून हीजू को कैरी करता है और वो उसे बोलता है कि ये मेरी वाइफ़ है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि सायून ने कभी भी हीजू को अपनी वाइफ़ की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया था। और इसी के साथ एपिसोड 3 का यहीं पर एंड होता है।